अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है लीनियर इनइक्वालिटीज एंड ग्राफ ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। पेपर में अगर इसके प्रोपोर्शन को देखा जाए तो पेपर में अगर सिर्फ इसके प्रोपोर्शन को देखा जाए तो 3 से 4 नंबर मैक्सिमम आते हैं, लेकिन अगर ये कभी कभार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ मिलकर आ जाए तो इसका प्रोपोर्शन कंपैरेटिवली बढ़ जाता है। तो आज के टॉपिक में हम लोग इससे रिलेटेड इसकी डेफिनेशंस को, इसके ऑपरेशंस को और किस तरीके से उनको इंप्लीमेंट करना है उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट में हम सबसे पहले देखेंगे डेफिनेशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज के बेसिकली लीनियर इनइक्वालिटीज होते क्या हैं, फिर उनके कुछ बेसिक रूल्स, फिर सॉल्व एग्जांपल्स एंड फाइनली चैलेंज योरसेल्फ। तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। In mathematics, a linear inequality is an inequality which involves a linear function. देखो तुम लोग अब तक दो चीजों में कंफ्यूज रहे होगे कि what is an expression and what is an equation. देखो एक ऐसी algebraic sentence जिसमें equals to मौजूद हो, that would be equation. जिसमें equals to मौजूद ना हो या कोई भी logical operator मौजूद ना हो, that would be expression. लेकिन एक ऐसी algebraic expression जिसमें equals to भी मौजूद ना हो लेकिन कोई और logical operator मौजूद हो, तो इस सिनेरियो में आपके पास जो इक्वेशन मौजूद होती है वो इनइक्वालिटी कहलाती है। और लीनियर इनइक्वालिटी क्या होती है? लीनियर इनइक्वालिटी का मतलब है आप लीनियर फंक्शन में काम कर रहे हो, पावर ऑफ 1 के ऊपर काम कर रहे हो। अ लीनियर इनइक्वालिटी कंटेन्स वन ऑफ द सिंबल ऑफ इनइक्वालिटी। इसमें इनइक्वालिटी के सिंबल्स भी मौजूद होते हैं। इट शोज द डेटा व्हिच इज नॉट इक्वल इन ग्राफ फॉर्म। इसका मतलब जब हम इसको ग्राफ पर प्लॉट कर रहे होते हैं तो हम एग्जैक्टली उस पॉइंट की बात नहीं कर रहे होते, बल्कि ग्राफ में उस लाइन के ऊपर या उस लाइन के नीचे के रीजन की बात कर रहे होते हैं। अब ये ऊपर और नीचे का रीजन किस तरीके से होगा इसको हम एग्जांपल्स में डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं उनको जरा समझ लेते हैं। दिस इज योर लेसर देन साइन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, not equals to. A linear inequality looks exactly like a linear equation with the inequality sign replacing the equality sign. जहां पर होता क्या है कि पूरी की पूरी algebraic equation ही होती है, बस equation में equals to की जगह इन 5 में से कोई एक लॉजिकल ऑपरेटर लगा होता है। और अपने काम को और आसान करने के लिए ये समझ लीजिए कि ये जो लेस देन और ग्रेटर देन के साइन आपके पास मौजूद हैं ये एक ही है। बस ये समझ लीजिए कि अगर ओपन साइड पे कुछ लिखा हुआ है तो वो हमेशा ग्रेटर देन होगा उस साइड के मुकाबले में जो कि क्लोज साइड पर मौजूद है। मतलब अगर मैं इस सिंबल की बात कर रहा हूं, इस सिंबल में ओपन साइड ये है, अगर ओपन साइड के सामने कुछ लिखा हुआ है तो वो नॉन ओपन साइड के मुकाबले में बड़ी वैल्यू होगी, ठीक है, ताकि आप अपने काम को कन्फाइन कर सकें। तो सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक रूल को डिस्कस करेंगे। बेसिक रूल्स में सबसे इंपॉर्टेंट रूल, पॉजिटिव नंबर आर ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर। और हमें बचपन से पता है कि पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर के मुकाबले में हमेशा बड़े होते हैं। We can understand it with the help of the following number line. ये नंबर लाइन आपको हेल्प आउट करेगी इस चीज को समझाने के लिए। We know that when we move towards right hand side along the x-axis, the value will be increased and vice versa. अगर आप किसी भी नंबर लाइन को डिस्कस कर रहे हो, उस नंबर लाइन में अगर आप राइट साइड पे मूव कर रहे हो, अब चाहे आप 0 से राइट साइड पे जाओ या -9 से राइट साइड पे जाओ इन दिस डायग्राम, तो आपकी वैल्यू इंक्रीज होगी। और अगर आप लेफ्ट साइड की तरफ जाओगे तो आपकी वैल्यू डिक्रीज होगी। तो बताने का मकसद ये कि पॉजिटिव नंबर हमेशा नेगेटिव नंबर के मुकाबले में ग्रेटर देन होंगे। लाइक दिस, देखो अब ये वैल्यू एरो आगे की तरफ जा रहा है, राइट साइड की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड नाउ ये इस वक्त जो है वो 7 पोजीशन पर मौजूद है, तो ये इंक्रीज कर रहा है क्योंकि ये राइट साइड पे जा रहा है, ठीक है। और अगर आप इस रेड एरो की बात करो तो ये रेड एरो -1 से स्टार्ट हो रहा है और खत्म हो रहा है -7 पे, एंड -7 इज स्मॉलर देन -1। इसका मतलब जब आप लेफ्ट साइड पर मूव करोगे नंबर लाइन में तो आपके पास जो वैल्यू होगी वो डिक्रीज हो रही होगी। On a number line, solid dot is used for less than equal to and greater than equal to. आपके पास कभी कभार ऐसे सवाल भी आ जाते हैं जिसमें आपके पास नंबर लाइन में वैल्यू प्लॉट करनी होती है। तो नंबर लाइन में वैल्यू किस तरीके से प्लॉट करोगे? देखो तुम्हारे पास ये टर्मिनेटिंग पॉइंट है एरो का। अगर इस टर्मिनेटिंग पॉइंट पे सॉलिड डॉट लगा हुआ है तो इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक साइन यूज होगा, ठीक है। सॉलिड डॉट इज यूज्ड फॉर लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू। और अगर हॉलो डॉट की बात आ रही है, सॉलिड डॉट होता है एक ऐसा डॉट जिसमें जो फिल्ड हो, ठीक है, और हॉलो डॉट एक ऐसा डॉट होगा जो कि अनफिल्ड हो, जो कि अंदर से नॉन फिल हुआ हो, ठीक है। तो हॉलो डॉट किसको रिप्रेजेंट करेगा? लेस देन और ग्रेटर देन को, ठीक है। तो सॉलिड डॉट किसको रिप्रेजेंट करेगा? लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू। हॉलो डॉट किसको रिप्रेजेंट करेगा? लेस देन और ग्रेटर देन को, ठीक है।
If A is greater than B and B is greater than C, then A is also greater than C. अब इस बात को समझ लीजिए, क्योंकि लॉजिकल ऑपरेटर्स में काम कर रहे हो, अगर A B से बड़ा है और B C से बड़ा है तो इसका मतलब A C से भी बड़ा होगा। और इसके लिए एक एग्जांपल है, देखो A की वैल्यू 5 के बराबर है, B की वैल्यू 4 के बराबर है और C की वैल्यू 3 के बराबर है। सो मैथमेटिकली हम किस तरीके से डिस्कस कर सकते हैं, 5 इज ग्रेटर देन 4, क्योंकि लिखा हुआ है A इज ग्रेटर देन B, A की वैल्यू 5 के बराबर और B की वैल्यू 4 के बराबर, तो मैंने लिख दिया। एंड B इज ग्रेटर देन C, B की वैल्यू 4 के बराबर और C की वैल्यू 3 के बराबर। तो क्या हुआ जनाब, अब देखो दोनों इनइक्वालिटीज की एक साइड बराबर है, ये क्या है 5 इज ग्रेटर देन 4, 4 इज ग्रेटर देन 3। इसका मतलब क्या हुआ जनाब कि जब आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो 5 इज आल्सो ग्रेटर देन 3। इसका मतलब अपनी आसानी के लिए जहन में बैठा लीजिए कि इफ A इज ग्रेटर देन B एंड B इज ग्रेटर देन C, देन A इज आल्सो ग्रेटर देन C। क्यों? क्योंकि A B से बड़ा है और B C से बड़ा है, तो इसका मतलब C A से भी छोटा होगा। तो इस बात को समझ लीजिए इस एग्जाम्पल की मदद से। आगे बढ़ते हैं। If A is greater than B and C is greater than 0, greater than 0 का मतलब है C कोई भी पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। Then AC is greater than BC, मतलब A और C का प्रोडक्ट B और C के प्रोडक्ट के मुकाबले में ज्यादा होगा, और A अपॉन C का रेशो, A और C का रेशो B और C के रेशो के मुकाबले में बड़ा होगा। अब इसको भी हम मैथमेटिकली समझ लेते हैं। हमारे पास A की वैल्यू 5 के बराबर है, B की वैल्यू 4 के बराबर है और C की वैल्यू 3 के बराबर है। स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या किया, A और C की कंडीशन को मीट करने के लिए A और C को मल्टीप्लाई करा दिया, A की वैल्यू 5 और C की वैल्यू 3, लाइक दिस, ठीक है। और BC की वैल्यू में B की वैल्यू है 4 के बराबर और C की वैल्यू है 3 के बराबर, तो मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया। तो 5 3 जा 15 और 4 3 जा 12। इसका मतलब अगर A B से बड़ा है और C इज ग्रेटर देन 0, C कोई भी पॉजिटिव नंबर है, तो AC का प्रोडक्ट बड़ा होगा BC के प्रोडक्ट के मुकाबले में, लाइक दिस, ठीक है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देख लो, रेशो की भी, डिवीजन की भी। A अपॉन C इज ग्रेटर देन B अपॉन C, A की वैल्यू 5 के बराबर, C की वैल्यू 3 के बराबर, A की वैल्यू 4 के बराबर, C की वैल्यू 3 के बराबर। क्योंकि A B से बड़ा है और C 0 से बड़ा है, मतलब C एक पॉजिटिव नंबर है, तो इनका रेशो भी इसी सिनेरियो में हो जाएगा कि A और C का रेशो बड़ा हो जाएगा B और C के रेशो के मुकाबले, ठीक है। तो इस स्लाइड में हम लोगों ने क्या क्या सीखा, पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर, सॉलिड डॉट का मतलब है लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, हॉलो डॉट का मतलब है लेस देन और ग्रेटर देन। अगर A B से बड़ा है और B C से बड़ा है तो A C से भी बड़ा हो जाएगा, और अगर A B से बड़ा है और C एक पॉजिटिव नंबर है तो A C की वैल्यू B C के मुकाबले में बड़ी होगी और A अपॉन C की वैल्यू B अपॉन C के मुकाबले में बड़ी होगी। एग्जाम्पल्स आपके पास मौजूद हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ और बेसिक रूल्स को देखते हैं। If A is greater than B, सिनेरियो क्या है, अब A B से तो बड़ा है लेकिन C is less than 0। लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ कि जनाब C की वैल्यू नेगेटिव है, तो जब C की वैल्यू नेगेटिव है तो इसका मतलब अब AC की वैल्यू BC के मुकाबले में छोटी हो जाएगी और A और C का रेशो भी B और C के रेशो के मुकाबले में छोटा हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने A की वैल्यू को 5 के बराबर लिया हुआ है, B की वैल्यू को 4 के बराबर लिया और C क्योंकि लेस देन 0 है तो आप लेस देन 0 कोई भी नेगेटिव नंबर कंसिडर कर लो, मैंने 3 कर लिया। तो मैथमेटिकली इसको कैसे देखोगे, देखो AC में मैंने क्या किया, 5 मल्टीप्लाई बाय -3, BC में मैंने क्या किया, 4 मल्टीप्लाई बाय -3, 5 मल्टीप्लाई बाय -3 -15 के बराबर, 4 मल्टीप्लाई बाय -3 -12 के बराबर, और -12 -15 से बड़ा होता है क्योंकि नंबर लाइन में जब हमने ड्रॉ किया था तो -12 -15 से पहले आया था, ठीक है। इसी तरीके से अगर तुम इसका रेशो निकालोगे तो रेशो में भी यही सिचुएशन है। A अपॉन C का मतलब 5 अपॉन -3, B अपॉन C का मतलब 4 अपॉन -3, 5 अपॉन -3 बराबर हो गया -1.66 के, 4 अपॉन -3 बराबर हो गया -1.33 के, एंड -1.33 इज ग्रेटर देन -1.6, ठीक है। सो अगर A B से बड़ा है और C की वैल्यू नेगेटिव है, 0 से छोटी है, तो जनाब AC छोटा हो जाएगा BC के मुकाबले में और A अपॉन C भी छोटा हो जाएगा B अपॉन C के मुकाबले। आगे बढ़ते हैं। If a number is multiplied or divided by a positive number, देखो जब तुम इनइक्वालिटीज को सॉल्व कर रहे होते हो तो तुम्हें वैल्यूज को मल्टीप्लाई डिवाइड करवाना पड़ता है। तो अगर तुम किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करा रहे हो तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम, लाइक दिस। देखो मेरे पास एक इक्वेशन मौजूद है, 3x इज ग्रेटर देन 12, मुझे x की वैल्यू मालूम करनी है, तो मुझे 3 को यहां से एलिमिनेट करना है। तो जब मैं 3 को एलिमिनेट करूंगा तो मैं इक्वेशन को दोनों तरफ 3 से डिवाइड करवा दूंगा ताकि मेरी इक्वेशन बैलेंस्ड रहे। तो जब मैंने पॉजिटिव 3 से डिवाइड किया तो देखो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, इनइक्वालिटी अपनी जगह इंटैक्ट है, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी भी
ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कराते हो जो कि नेगेटिव है, अब आपके पास जो लॉजिकल ऑपरेटर है वो स्विच कर जाएगा। मतलब अगर वो लेस देन था तो ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा। फिर से रिपीट कर दूं, अगर आप किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कराओगे तो ऑपरेटर स्विच हो जाएगा। लाइक दिस एग्जांपल देखो, दोबारा उसी एग्जांपल को देखते हैं 3x/12 है। अब की बार मैं 3x ग्रेटर देन 12 को -3 से डिवाइड कर रहा हूं। जब मैंने -3 से डिवाइड करवाया तो अब मेरे पास लॉजिकल ऑपरेटर स्विच हो गया। लेकिन ये किस वक्त होगा? जब आप किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करवाओगे। हर जगह ऐसा नहीं होगा, ठीक है? सिर्फ नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर ही ये सिनेरियो आएगा और इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाएगी, -x is less than -4। आगे बढ़ते हैं, बेसिक रूल्स। इफ देयर आर मोर देन 2 इनइक्वालिटीज, कभी कभार सवाल में ऐसा होता है कि मेरे पास एक से ज्यादा इनइक्वालिटी मौजूद होती है, तो मैं उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करता हूं, उनको मैं दो हिस्सों में ब्रेक कर देता हूं। जैसे एक एग्जांपल देखो, x+3 लेस देन x+4 लेस देन 5। अब मेरे पास यहां पर दो इनइक्वालिटीज के साइन आ रहे हैं, दो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, तो मैं इनको दो हिस्सों में ब्रेक करके सॉल्व करूंगा लाइक दिस। In the above scenario, you need to solve the inequality simultaneously, like mentioned below। मैंने इसको दो हिस्सों में ब्रेक कर दिया, x+3 is less than x+4 and x+4 is less than 5। ठीक है, इस तरीके से आपने इनइक्वालिटी को स्प्लिट कर देना और इसके बाद इन दोनों को इंडिविजुअली आपने सॉल्व करना है। ठीक है जनाब। On a graph, inequalities will be plotted like। अगर आपने किसी ग्राफ के ऊपर इनइक्वालिटी को प्लॉट करना है तो किस तरीके से करोगे ये भी देख लो। अगर तुम्हारे पास इक्वेशन मौजूद है लेस देन और ग्रेटर देन के साइन के साथ, मतलब लेस देन इक्वल टू की बात नहीं कर रहा, ग्रेटर देन इक्वल टू की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ लेस देन और ग्रेटर देन की बात कर रहा हूं, तो तुम जो लाइन ड्रॉ करोगे दैट मस्ट बी अ डॉटेड लाइन। किस सिनेरियो में? अगर इनइक्वालिटी कौन सी मौजूद है, लेस देन या ग्रेटर देन, तो लाइन कैसे ड्रॉ करोगे? डॉटेड लाइन ड्रॉ करोगे। और अगर तुम्हारे पास लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है तो तुम शार्प या फिल्ड लाइन यूज करोगे। शार्प या फिल्ड लाइन का मतलब है एक स्ट्रेट लाइन, कनेक्टेड लाइन, डॉटेड लाइन यूज नहीं होगी। ठीक है जनाब। तो अगर आपके पास ग्राफ पे लाइन इनइक्वालिटी ड्रॉ करने के लिए आ जाए तो डॉटेड लाइन यूज करोगे ग्रेटर देन और लेस देन के लिए, और अगर ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू का साइन आ रहा है तो फिर तुम शार्प लाइन यूज करोगे, मतलब कनेक्टेड लाइन यूज करोगे, डॉटेड लाइन यूज नहीं करोगे। ठीक है। In order to find the equation of the linear inequalities, अगर आपसे सवाल में पूछा जाए कि जनाब लीनियर इनइक्वालिटीज की इक्वेशन मालूम कीजिए, तो आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूला यूज करोगे जिसको हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ चुके हैं। और वो फॉर्मूला क्या था? y = mx + c। याद आ रही होगी ये बात। और इसमें m किसके बराबर था? इसमें m स्लोप या ग्रेडियंट के बराबर था और c y इंटरसेप्ट के बराबर था। और y इंटरसेप्ट कौन सा पॉइंट होता है? जहां पर कोई लाइन y एक्सिस को टच कर रही होती है। ठीक है, उस जगह x की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अगर आपसे इनइक्वालिटी की इक्वेशन बनाने के लिए कह दी जाए तो आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूला यूज करोगे, दैट इज y = mx + c। इस y = mx + c को समझने के लिए आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक दफा फिर से पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Now we should solve some questions from past papers to implement the learnings। अब हम लोगों ने जितनी learnings पढ़नी है उनकी implementation का वक्त आ गया। हम अब कुछ questions को solve करेंगे ताकि इन चीजों को अच्छे तरीके से समझ सकें। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ solve examples को देखते हैं। सबसे पहले solve the inequality। solve the inequality में मेरे पास वैल्यू है a - 2 लेस देन 4 × 5 - a। तो सबसे पहले तो जनाब आपने क्या काम करना है? सॉल्व का मतलब होता है कि आपने सिर्फ a की वैल्यू मालूम करनी है और इस इक्वेशन को सबसे पहले आप सिंप्लीफाई करोगे, मतलब इस 4 को 5 से मल्टीप्लाई कराओगे और इस 4 को इस -a से मल्टीप्लाई कराओगे, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? a - 2 इज लेस देन 20 - 4। ठीक है जनाब। अब हमने अगला स्टेप क्या करना है? हमने वेरिएबल कंटेनिंग वैल्यूज को एक तरफ लेकर चले जाना है और कांस्टेंट वैल्यूज को दूसरी तरफ लेकर चला जाना है। तो जनाब मेरे पास सिनेरियो क्या है? मैं इस -4a को यहाँ से एलिमिनेट करना चाह रहा हूँ। आप a को भी कर सकते हो। a को एलिमिनेट कैसे करोगे? ये पॉजिटिव है ना, यहाँ -a लगा दो, मतलब -a यहाँ भी लगाओ और -a इक्वल्स टू के दूसरी तरफ भी लगाओ। मैंने -4a को एलिमिनेट करने का फैसला किया, तो -4a एलिमिनेट होगा पॉजिटिव 4a से। क्यों? क्योंकि एलिमिनेट करने का मतलब है खत्म करना, और खत्म हमेशा दो बराबर की चीजों को किया जाता है जिनके साइन डिफरेंट हो। तो -4a एलिमिनेट होगा पॉजिटिव 4a से। तो मैंने इनइक्वालिटी के दोनों तरफ पॉजिटिव 4a ऐड करवा दिया। इस पॉजिटिव 4a को ऐड करवाने का फायदा क्या हुआ? ये नेगेटिव 4 है और ये पॉजिटिव 4a कैंसिल हो गया और ये 4a + a
5a के बराबर हो गया। अब हमने वेरिएबल कंटेनिंग वैल्यूज को तो एक तरफ भेज दिया, लेकिन कांस्टेंट वैल्यूज स्टिल दोनों तरफ मौजूद हैं। तो इस -2 को खत्म कैसे करवाएंगे? इस -2 को खत्म करवाने के लिए आपको +2 यहां पर ऐड करवाना पड़ेगा, और इक्वेशन बैलेंस करने के लिए इनइक्वालिटी के दोनों तरफ +2 ऐड करवाना पड़ेगा। तो जब आप दोनों तरफ +2 ऐड करवाओगे तो सिचुएशन क्या हो जाएगी आपके पास? 5a - 2 +2 < 20 +2। ठीक है जनाब। तो जब आपने ये दोनों +2 इनइक्वालिटीज के दोनों तरफ ऐड कराया तो +2 - 2 हो गया कैंसिल, इक्वेशन बन गई 5a < 22। और जब आपने a की वैल्यू निकालनी है तो इसका मतलब क्या हुआ? अब आपने 5 को यहां से एलिमिनेट करना है। उसके लिए क्या करोगे? इनइक्वालिटीज के दोनों तरफ +5 से डिवाइड करवा दोगे। जब +5 से डिवाइड कराओगे तो सिनेरियो आ जाएगा a < 22/5। ठीक है। अब क्योंकि मैंने +5 से डिवाइड करवाया है इसलिए इनइक्वालिटीज में कोई फर्क नहीं आया। तो a की वैल्यू क्या आ गई? a < 22/5। सो द आंसर कैन बी रिटन एज a < 22/5 और a < 4.4। यहां पर आपका आंसर खत्म हो गया। ठीक है, क्योंकि उन्होंने आपसे सॉल्व करने के लिए बोला था, इंटीग्रल वैल्यू नहीं पूछी थी। लेकिन अगर तुम इसको नंबर लाइन में ड्रॉ करोगे तो किस तरीके से करोगे देख लो। क्योंकि तुम्हारे पास वैल्यू कौन सी मौजूद है? तुम्हारे पास जो इनइक्वालिटी मौजूद है वो इनइक्वालिटी है जनाब किसकी? वो इनइक्वालिटी है लेस देन या ग्रेटर देन की। तो ये तो कंफर्म हो गया कि यहां पर कौन सा डॉट यूज होगा? यहां पर हॉलो डॉट यूज होगा। ठीक है, और ये हॉलो डॉट किस तरफ जाएगा? क्योंकि a की वैल्यू 22/5 या 4.4 से छोटी है। छोटी का मतलब है कि आपने लेफ्ट साइड पर जाना। लेफ्ट साइड, क्योंकि जब आप लेफ्ट साइड पर मूव कर रहे होते हो तो वैल्यू डिक्रीज हो रही होती है। तो आपने 4 पर ये हॉलो डॉट बनाया और इस हॉलो डॉट के बाद आपने एरो लेफ्ट साइड पर ड्रॉ कर दिया लाइक दिस। अगर यही a < होता तो यही एरो फिर राइट साइड पर ड्रॉ होता। ठीक है जनाब, आगे बढ़ते हैं। एक और सॉल्व एग्जांपल देखो। फाइंड द इंटीजर वैल्यू ऑफ x व्हिच सेटिस्फाई द फॉलोइंग। अब आपने इंटीग्रल वैल्यूज मालूम करनी है। ठीक है, सवाल क्या है? 4 < 2x + 3 < 9। मेरे पास यहां पर दो इनइक्वालिटीज मौजूद है, मतलब मैंने इन दोनों को ब्रेक कर साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं। In this question we have two inequalities, so we need to solve them simultaneously. Mathematically we can write like this: 4 < 2x + 3 and 2x + 3 < 9। तो मैंने इनको दो हिस्सों में ब्रेक कर लिया। अब सॉल्व कैसे करेंगे? We solve any of the part। हम अपनी मर्जी कोई सा भी पार्ट सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फिजिबल ये कि हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करें, मतलब पहले हम इस वाली इनइक्वालिटी को सॉल्व करें। तो सिचुएशन क्या बन जाएगी? 4 < 2x + 3 और आपने यहां से सबसे पहले 3 को एलिमिनेट करना है। तो 3 को एलिमिनेट करने के लिए क्या करोगे? -3 यहां भी लगाओगे और -3 वहां भी लगाओगे। ठीक है, तो आपने दोनों तरफ -3 लगा दिया। ये वाला -3 और ये वाला -3 तो हो जाएंगे कैंसिल। सिचुएशन क्या बन जाएगी? 4 - 3 = 1, दैट इज < 2x। ठीक है, लेकिन मुझे सिर्फ x की वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इस 2x को x में कन्वर्ट करने के लिए +2 से डिवाइड करवाना पड़ेगा। तो जब मैं +2 से डिवाइड करवाऊंगा तो मेरे पास सिचुएशन क्या आ जाएगी? 1/2 < 2x/2 और 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ जनाब कि 1/2 < x। अब मैंने इस डबल इनइक्वालिटी की एक साइड को सॉल्व कर लिया। ठीक है, कोई परेशानी? क्या जो चीजें कैंसिल हो सकती थी उनको कैंसिल किया, वेरिएबल कंटेनिंग वैल्यूज को एक तरफ लेकर आया, कांस्टेंट वैल्यूज को दूसरी तरफ लेकर आया, और क्योंकि मैंने पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कराया तो इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। आगे बढ़ते हैं, अब इसके दूसरे पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब जरा इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। पहला पार्ट तो हमने सॉल्व कर लिया। Now we consider the next part, that is 2x + 3 < 9। तो 2x + 3 < 9 में सबसे पहले मुझे इस +3 को एलिमिनेट करना है ताकि कांस्टेंट कंटेनिंग वैल्यूज को मैं एक तरफ ले जाऊं। उसके लिए मुझे -3 दोनों तरफ ऐड करवाना पड़ेगा। सो इक्वेशन बन जाएगी 2x + 3 - 3 < 9 - 3 एंड द इक्वेशन वुड बी 2x < 6। मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो इस 2 को एलिमिनेट करने के लिए मुझे 2 से डिवाइड करवाना पड़ेगा और इनइक्वालिटी इसके दोनों तरफ 2 से डिवाइड करवाना पड़ेगा। सो सिचुएशन क्या बन जाएगी? 2x/2 < 6/2। इस इक्वेशन क्या बन गई? x < 3। अब जरा गौर से देखो। नाउ वी हैव बोथ साइड्स इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, दैट इज हमने पहले पार्ट को सॉल्व किया था, वो किसके बराबर था? 1/2 < x, और हमने दूसरे पार्ट को सॉल्व किया, किसके बराबर था? x < 3। दोनों इनइक्वालिटीज की एक साइड्स बराबर है, एक में भी x आ रहा है, दूसरे में भी x आ रहा है।
एक में x 1/2 से बड़ा है या उसके बराबर है, एक में x 3 के बराबर है या 3 से छोटा है। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं कि जनाब 1/2 लेस देन इक्वल टू x एंड x इज लेस देन इक्वल टू 3 लाइक दिस। ठीक है, तो ये तो आपने इनइक्वालिटी सॉल्व कर ली, लेकिन अभी आंसर नहीं आया क्योंकि आपने इंटीग्रल वैल्यू देनी है। अब इनइक्वालिटी रिप्रेजेंट दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 एंड स्मॉलर देन इक्वल टू 3, और हमें पता है कि हमें इंटीजर्स चाहिए, तो इंटीजर 1/2 तो नहीं है, तो इंटीजर हमें ऐसा मालूम करना पड़ेगा जो 1/2 से नियरेस्ट भी हो और 1/2 से बड़ा हो। क्यों? क्योंकि मुझे नजर आ रहा है x इज ग्रेटर देन 1/2। 1/2 का मतलब है अगर मैं 0 या -1/2 की तरफ चला जाऊंगा तो ये फिर x से नियरेस्ट नहीं, तो मुझे नियरेस्ट वैल्यू मालूम करनी है। तो नियरेस्ट वैल्यू मालूम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 1/2 से एक ऐसा नियरेस्ट फुल नंबर मालूम करना पड़ेगा जो कि लेस देन x हो और x से नियरेस्ट हो। तो उसके लिए सबसे आसान नंबर मेरे पास कौन सा मौजूद है, द नियरेस्ट इंटीजर व्हिच इज आल्सो स्मॉलर देन x इज 1, while the integer greater than or equal to it, मतलब हम x की बात कर रहे हैं। अब वो कौन से इंटीजर है जो x से बड़े भी हैं या x के बराबर भी हैं, दैट इज 3 और 2। ठीक है, क्योंकि ये इक्वेशन मुझे क्या बता रही है, x इज लेस देन इक्वल टू 3, मतलब x की वैल्यू 3 के बराबर है या 3 से छोटी। ठीक है, सो इट्स इंटीग्रल वैल्यू विल बी रिटन एज, इंटीग्रल वैल्यू क्या हो जाएगी 1, 2, 3। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। क्यों? क्योंकि x 1/2 से बड़ा था, 1/2 इंटीजर नहीं है, तो 1/2 के नियरेस्ट इंटीजर 1 है, तो x की वैल्यू 1 से स्टार्ट होकर 3 तक जा रही है, तो मैंने इसको इंटीग्रल फॉर्म में लिख दिया। दिस इज द आंसर 1, 2, 3। अगर इसको नंबर लाइन में ड्रॉ करने के लिए कहा जाए तो किस तरीके से करोगे? देखो, नंबर लाइन मैंने ड्रॉ कर ली, सवाल किस तरीके से सॉल्व होगा देखो। पहली सिचुएशन क्या है, x इज ग्रेटर देन 1/2। ठीक है, तो मैंने 1/2 1 से इस कहानी को स्टार्ट किया और राइट साइड पे ले गया क्योंकि x इज ग्रेटर देन 1/2 था। दूसरी वैल्यू थी x इज लेस देन 3, तो मैंने 3 से लेफ्ट साइड पर एरो ड्रॉ कर लिया। ठीक है, और उसके बाद इस 1, 2 और 3 के बीच के रीजन को आपने हाईलाइट कर देना है लाइक दिस। ठीक है, अब आप इसको हाईलाइट कर दें, पूरी तरीके से हाईलाइट कर दें, 3 लाइनें मार दें, ऑल आर कंसिडरेबल। समझ में आने की बात ये थी कि आपने इंटीग्रल वैल्यूज को किस तरीके से फाइंड आउट करना है और उनको आपने किस तरीके से नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक और सॉल्व एग्जाम्पल को देखते हैं। द रीजन R इज डिफाइंड बाय इनइक्वालिटीज, टू ऑफ दीज आर x इज लेस देन इक्वल टू 4 एंड x प्लस y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। राइट डाउन द टू अदर इनइक्वालिटीज। तो ये मेरे पास एक सवाल मौजूद है जिसमें हमारे पास 4 लाइंस मौजूद हैं। रोज कलर की लाइन मौजूद है, ग्रीन कलर की लाइन मौजूद है, रेड कलर की लाइन मौजूद है, ब्लू कलर की लाइन मौजूद है, और वो रीजन जो इन चारों लाइन से इनक्लोज हो रहा है उसको हमने R से रिप्रेजेंट कर दिया। अच्छा, इन्होंने हमें 2 इनइक्वालिटीज दे दी हैं और बाकी 2 लाइन की इनइक्वालिटीज हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि मैं आइडेंटिफाई तो करूं कि उन्होंने कौन सी 2 इनइक्वालिटीज मुझे दी हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू आइडेंटिफाई द गिवन इनइक्वालिटीज। स्टार्ट करते हैं। We know that the line perpendicular to y-axis, अगर कोई लाइन y-axis के परपेंडिकुलर है तो उसको x इक्वल्स टू कांस्टेंट लिखा जाएगा, और ये कांस्टेंट कौन सी वैल्यू होगी, जहां पर वो x एक्सिस को कट कर रही होगी। तो अगर तुम इस रोज लाइन को देखो, ये जो तुम्हारे पास रोज लाइन मौजूद है, ये एग्जैक्टली x एक्सिस के 4 के ऊपर से पास हो रही है। सो मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, वी कैन सी दैट रोज लाइन पासिंग थ्रू x एक्सिस एट 4, और ये पैरेलल टू y एक्सिस भी है। ठीक है, तो इसकी इनइक्वालिटी कैसे बन जाएगी, x इज लेस देन इक्वल टू 4। अब लेस देन इक्वल टू लगाने का मकसद यहां पर क्या है बेटा, देखो शार्प लाइन है, सॉलिड लाइन है, तो साइन कौन सा लगेगा, लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर डॉटेड लाइन होती तो फिर मैं लेस देन या ग्रेटर देन यूज करता, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। लेकिन यहां पर x इज लेस देन इक्वल टू की बात ही क्यों आई, देखो जो रीजन मौजूद है वो इस लाइन के लेफ्ट साइड पर मौजूद है। लेफ्ट साइड का मतलब है जब आप लेफ्ट साइड पर मूव कर रहे होते हो अक्रॉस x एक्सिस तो वैल्यू डिक्रीज हो रही होती है, इसलिए मैंने यहां पर x इज लेस देन इक्वल टू पॉजिटिव 4 रिप्रेजेंट किया। ये बात समझ में आ गई कि ये लेस देन इक्वल टू क्यों आया और 4 क्यों आया, और लेस देन इक्वल टू ही क्यों आया, ग्रेटर देन इक्वल टू क्यों नहीं आया। तो लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू का आंसर तो ये कि लाइन सॉलिड है। दूसरी बात, रीजन इस लाइन के लेफ्ट साइड पर मौजूद है। जब लाइन लेफ्ट साइड पर मौजूद है तो जब आप लाइन नंबर लाइन के लेफ्ट साइड पर मूव कर रहे हो तो x की वैल्यू डिक्रीज हो रही होती है। तो डिक्रीज का मतलब है x स्मॉलर होता है, तो इसलिए मैंने यहां क्या लिखा, x इज लेस देन इक्वल टू 4। अब अगली इक्वेशन की बात करते हैं।
x plus y equals is less than is greater than equal to 5। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते वक्त मैंने ये बताया था कि यार अगर तुम लोग अपनी इक्वेशन को y सब्जेक्ट की फॉर्म में ले आओ तो तुम्हारा काम बहुत आसान हो जाएगा। तो तुम्हारे पास सिचुएशन है x प्लस वाई ग्रेटर देन 5। मैंने जब इसको y की सब्जेक्ट की फॉर्म में लिखा तो ये बन गया y इज ग्रेटर देन माइनस एक्स प्लस 5। क्यों? ये पॉजिटिव x दूसरी तरफ जाकर नेगेटिव x में कन्वर्ट हो गया। इसका फायदा क्या हुआ? ये पॉजिटिव 5 मुझे बता रहा है कि ये y इंटरसेप्ट है, मतलब वो लाइन जो y एक्सिस को 5 पर कट कर रही है ये वो वाली लाइन है। सो ये जो रेड लाइन है ये y एक्सिस को 5 पर कट कर रही है एंड इट कंफर्म्स कि जनाब इस लाइन की इक्वेशन x प्लस 5 ग्रेटर देन x प्लस वाई ग्रेटर देन 5 के बराबर है। अब ग्रेटर देन 5 क्यों? इसलिए क्योंकि जो रीजन है वो इस लाइन के ऊपर मौजूद है और मुझे पता है कि जब मैं y एक्सिस में ऊपर की तरफ मूव कर रहा होता हूँ तो y इंक्रीज हो रहा होता है, जब मैं y एक्सिस में नीचे की तरफ आ रहा होता हूँ तो y डिक्रीज होता है। रीजन इस रेड लाइन के ऊपर मौजूद है, इसलिए मैंने यहाँ पर जो लाइन जो लॉजिकल ऑपरेटर यूज किया है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू है माइनस एक्स प्लस 5 के। अगर मैं इस लाइन के नीचे की बात कर रहा होता तो यहाँ y इज लेस देन आ जाता। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को जहन में रखोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। अगर आप x की बात कर रहे हो और उस लाइन के राइट साइड पर तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर आप उस लाइन के लेफ्ट साइड की बात कर रहे हो तो x इज लेस देन इक्वल टू, अगर आप किसी लाइन के ऊपर की बात कर रहे हो, ऊपर के रीजन की बात कर रहे हो तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू, और अगर आप किसी लाइन के नीचे के रीजन की बात कर रहे हो तो y इज लेस देन इक्वल टू। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द ब्लू लाइन। अब ब्लू लाइन की तरफ देखो, ब्लू लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है और जब कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है तो वो y इक्वल्स टू कांस्टेंट की फॉर्म में लिखी जाती है और ये कांस्टेंट वो होता है जहां पर ये लाइन y एक्सिस को कट कर रही होती है। तो ये ब्लू लाइन y एक्सिस को 2 पे कट कर रही है तो ये इक्वेशन तो बन जाएगी y इक्वल्स टू 2। ठीक है, लेकिन मैं इक्वल्स टू का साइन यूज नहीं कर सकता, मुझे इनइक्वालिटी यूज करनी है। शार्प लाइन है तो मैं कौन से यूज करूंगा? या तो मैं लेस देन इक्वल टू यूज करूंगा या ग्रेटर देन इक्वल टू यूज करूंगा। ये बात भी कंफर्म हो गई। लेकिन लेस देन इक्वल टू यूज करूं या ग्रेटर देन इक्वल टू यूज करूं, इसका आंसर तुम लोग खुद सोचो। देखो, मैं जिस रीजन की हम बात कर रहे हैं इट इज अबव दैट ब्लू लाइन। अगर ये इस ब्लू लाइन के ऊपर मौजूद है तो जब हम ऊपर मूव कर रहे होते हैं तो y इंक्रीज हो रहा होता है, इसका मतलब y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इस वाली लाइन की इनइक्वालिटी बनेगी इस ब्लू लाइन की। ठीक है जनाब, इसी तरीके से हम लोग अब जरा ग्रीन लाइन की तरफ मूव करते हैं। देखो, ग्रीन लाइन को अगर तुम गौर से देखो तो ग्रीन लाइन y एक्सिस को 1 पर कट कर रही है इस जगह पर, और जब कोई लाइन y एक्सिस को कट कर रही होती है तो वो y इंटरसेप्ट के बराबर होता है, मतलब आपके पास इसके c की वैल्यू पहले से ही आई हुई है दैट इज पॉजिटिव 1। सिर्फ आपने क्या करना है, इसका स्लोप मालूम करना है। स्लोप मालूम करने के लिए तुम कोई से भी 2 पॉइंट उठा लो जो इस लाइन के ऊपर मौजूद है। मैंने कौन से 2 लाइन उठाए, 2 पॉइंट उठाए। मैंने एक उठाया है 0 1, ये वाला पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 1 के बराबर है, और दूसरा पॉइंट मैंने उठाया ये वाला, यहाँ पर x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 5 के बराबर। तो जब आप स्लोप निकालोगे तो m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 की वैल्यू 5 के बराबर, y1 की वैल्यू 1 के बराबर, x2 की वैल्यू 4 के बराबर और x1 की वैल्यू 0 के बराबर। तो 5 माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 0 बराबर हो जाएगा 4 अपॉन 4 के एंड दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब इसका स्लोप बराबर हो गया 1 के। इक्वेशन क्या थी? y इक्वल्स टू mx प्लस c। m की वैल्यू 1 के बराबर आप लोगों ने कैलकुलेट कर ली है। क्लियरली नजर आ रहा है कि ये ग्रीन लाइन y एक्सिस को 1 पे कट कर रहा है तो इसका y इंटरसेप्ट भी 1 के बराबर हो गया। तो मैथमेटिकली वी कैन राइट एज y इज लेस देन इक्वल टू x प्लस 1। अब सवाल फिर वही कि मैंने लेस देन इक्वल टू का साइन क्यों यूज किया है। देखो, रीजन क्या इस ग्रीन लाइन के ऊपर है या नीचे? रीजन इस ग्रीन लाइन के नीचे मौजूद है और जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो y की वैल्यू डिक्रीज हो रही होती है और डिक्रीज शो होता है लेस देन इक्वल टू के साइन से, एंड इट रिप्रेजेंट दैट y कोऑर्डिनेट इज स्मॉलर देन और इक्वल टू द वैल्यू। तो ये बात गौर से समझने की है। अगर तुम इक्वेशंस को, इनइक्वालिटीज को y इक्वल्स टू की फॉर्म में ले आओगे तो तुम्हारे लिए काम बहुत आसान हो जाएगा। अगर रीजन लाइन के ऊपर है तो y इज ग्रेटर देन हो जाएगा, अगर रीजन उस लाइन के नीचे है तो y इज लेस देन हो जाएगा। आई गेस यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं, अब एक और सॉल्व एग्जांपल देखते हैं। ऑन द ग्रिड बिलो शेड एंड लेबल द रीजन आर डिफाइंड बाय द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। हमारे पास 4 इनइक्वालिटीज मौजूद हैं। x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6, 2y प्लस x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, और हमने उसको इस
ग्रिड के ऊपर ड्रॉ करना है। तो हम अपने काम को सबसे आसान वाले से स्टार्ट करते हैं, दैट इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। देखो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 का मतलब क्या हुआ कि अब जो लाइन आप ड्रॉ करोगे दैट मस्ट बी पैरेलल टू y एक्सिस, y एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए और -1 से पास होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन सॉलिड लाइन या डॉटेड लाइन, सॉलिड लाइन क्योंकि लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, लाइक दिस, ठीक है जनाब। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 का मतलब क्या हुआ, आप एक ऐसी लाइन ड्रॉ करोगे जो x की वैल्यू -1 से पास हो रही होगी और पैरेलल टू y एक्सिस होगी। सिमिलरली दूसरी सिचुएशन y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का क्या मतलब है, अब जो लाइन आप ड्रॉ करोगे दैट मस्ट बी पैरेलल टू x एक्सिस और ये y को सेकंड पॉइंट पर टच कर रही होगी, सेकंड यूनिट पर टच कर रही होगी, लाइक दिस, ठीक है जनाब। तो आपने दो लाइंस ड्रॉ कर ली। आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास इक्वेशन मौजूद है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6 और मैं पहले भी बता चुका हूं कि आप y इक्वल्स टू की फॉर्म में ले आओगे अगर इक्वेशन को, तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन गई, मैंने इस पॉजिटिव 6 को जब दूसरी तरफ भेजा तो ये हो गया y इज लेस देन इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 6। ये प्लस 6 y इक्वल्स टू mx प्लस c के अकॉर्डिंगली मुझे क्या बता रहा है जनाब कि ये 6 y इंटरसेप्ट है, मतलब इस लाइन का पहला पॉइंट तो इस 6 पर आएगा लाजमी तौर पर, क्योंकि जब आप y इंटरसेप्ट की बात कर रहे होते हो तो आप एक ऐसी लाइन की बात कर रहे होते हो जो कि लाजमी तौर पर y एक्सिस को 6 पॉइंट पर टच कर रही है, ठीक है, और उस वक्त x की वैल्यू 0 हो जाती है। तो आपके पास एक लाइन का एक पॉइंट तो आ गया, अगर दूसरा पॉइंट आ जाए तो आप उसको फौरन ड्रॉ कर लोगे। उसके लिए आप x इंटरसेप्ट मालूम करोगे, y इंटरसेप्ट क्या था, x की वैल्यू 0, x इंटरसेप्ट क्या है, y की वैल्यू 0। तो आप इस इनइक्वालिटी में y की जगह 0 पुट कर दो, तो सिचुएशन क्या बन जाएगी, 0 इज लेस देन इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 6। फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो x इज लेस देन इक्वल टू पॉजिटिव 6। इसका मतलब जब y की वैल्यू 0 थी तो x की वैल्यू पॉजिटिव 6 के बराबर हो जाएगी एंड दिस इज योर पॉजिटिव 6। तो पहला पॉइंट था 0,6, मतलब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6। दूसरा पॉइंट क्या था, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0। तुम्हारे पास दोनों कोऑर्डिनेट आ गए, दोनों कोऑर्डिनेट आ गए, लाइन ड्रॉ हो जाएगी लाइक दिस, ठीक है जनाब। अब आखिरी इनइक्वालिटी की बात करते हैं, दैट इज 2y प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4। इसको भी मैं जब y इक्वल्स टू की फॉर्म में लेकर आऊंगा, मतलब y को सब्जेक्ट बनाऊंगा, तो ये सिचुएशन हो जाएगी 2y ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4 और y ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस 4 अपॉन 2, क्योंकि ये 2 जो कि यहाँ पर y के साथ लिखा हुआ था वो दूसरी तरफ जाकर दोनों वैल्यू से हो जाएगा डिवाइड। फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो सिचुएशन क्या बन गई, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस 2। y इक्वल्स टू mx प्लस c में मुझे ये जो 2 नजर आ रहा है ये c के बराबर है और c क्या होता है, y इंटरसेप्ट। इसका मतलब मुझे इस इनइक्वालिटी का पहला पॉइंट नजर आ गया कि ये इस 2 पे कट करेगा, ठीक है जनाब। दूसरा पॉइंट कौन सा होगा, क्योंकि लाइन ड्रॉ करने के लिए दो पॉइंट चाहिए। पहला पॉइंट तो आपको y इंटरसेप्ट की फॉर्म में यहां पर मिल गया, ठीक है, क्योंकि y इक्वल्स टू mx प्लस c है, y इक्वल्स टू mx प्लस c में c की वैल्यू y इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करती है। तो पुराना वाला मेथड, एक पॉइंट आपके पास इक्वेशन से मिल गया, दूसरे पॉइंट में आप x इंटरसेप्ट मालूम कर लो, मतलब y की वैल्यू 0 पुट कर दो। तो जब आप y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो सिचुएशन क्या हो जाएगी, 2 इंटू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू पॉजिटिव 4 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब इस लाइन का जो दूसरा कोऑर्डिनेट मौजूद है वो x एक्सिस पे 4 के बराबर है, क्योंकि इस 4 पर y की वैल्यू 0 हो जाएगी और हमने y को 0 ही कंसिडर किया है इस सॉल्यूशन को सॉल्व करते हुए। सो हमारे पास दोनों कोऑर्डिनेट आ गए। पहला कोऑर्डिनेट था 0,2 दैट इज y इंटरसेप्ट, दूसरा कोऑर्डिनेट हमारे पास 4,0 है दैट इज x इंटरसेप्ट। तो आपके पास दोनों पॉइंट मौजूद हैं, लाइन ड्रॉ कर दीजिए, दिस वुड बी द आंसर, ठीक है। और रीजन आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास ये पूरा का पूरा पार्ट रीजन हो जाएगा, मतलब ये ग्रीन पार्ट, फिर ये ब्लू पार्ट, फिर ये रेड पार्ट और फिर ये रोज पार्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इनइक्वालिटीज की मदद से रीजन आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। नाउ इट्स टाइम टू चैलेंज योरसेल्फ। चैलेंज योरसेल्फ में पहला सवाल है, द डायग्राम शोज द रीजन A to I। आपके पास कुछ लाइंस बनी हुई हैं, उनमें कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, आपने रीजन आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। और सबसे पहला क्या है, चलो एक पार्ट मैं करवा देता हूं,
गिव द लेटर ऑफ द रीजन डिफाइंड बाय ईच सेट ऑफ इनइक्वालिटीज। अब तुम्हारे पास पार्ट ए में चार इनइक्वालिटीज मौजूद हैं। x इज ग्रेटर देन 0। x इज ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ जनाब कि इस लाइन के राइट साइड पर कोई सी भी वैल्यू हो सकती है। फिर y इज ग्रेटर देन 0 का मतलब x एक्सिस के ऊपर कोई सी भी वैल्यू हो सकती है। फिर y लेस देन 1 का मतलब क्या हुआ, y की वैल्यू 1 से छोटी है। सो अब आपका काम कन्फाइंड होकर कहां तक आ गया, अब आपका काम कन्फाइंड होकर सिर्फ इस जगह तक आ गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा था x की वैल्यू 0 से बड़ी तो ऊपर का पूरा रीजन, राइट साइड का पूरा रीजन आ गया। y की वैल्यू 0 से बड़ी, ऊपर का पूरा रीजन आ गया। लेकिन फिर उसने कन्फाइन किया कि y इज लेस देन 1। इसका मतलब y इज लेस देन 1 का मतलब इस लाइन से नीचे वाली चीज है। तो अब तक आपके पास जो टोटल 9 रीजन थे A B C D E F G H I, उनमें से सिर्फ 4 रह गए। कौन से? F G H I। फाइनली कौन सा बचेगा जरा देखो, y इक्वल्स टू 4 माइनस 2x। इक्वेशन y की फॉर्म में 4 नजर आ रहा है, किस फॉर्म में? y इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट ये रहा 4। इसका मतलब इस वाली लाइन की बात हो रही है। और y इज लेस देन का मतलब इस लाइन के नीचे वाले हिस्से की बात हो रही है। मतलब इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ f के बराबर हो जाएगा। मतलब ये चारों इनइक्वालिटीज जिस रीजन को रिप्रेजेंट कर रही हैं वो f के बराबर है। ठीक है, इसी तरीके से तुम इसका पार्ट भी सॉल्व करो। मार्किंग हुई हुई है तो लाजमी सॉल्व कर आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं, एक और चैलेंज योरसेल्फ। इसमें भी आपके पास एक ट्राइंगल मौजूद है, ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स मौजूद हैं। आपने इनइक्वालिटीज मालूम करनी है और आपको पता है कि इनइक्वालिटीज कैसे मालूम होंगी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मदद से तुम लोगों को इक्वेशन बनाने का तरीका तो आता है, y इक्वल्स टू mx प्लस सी। तो तुम mx प्लस सी तो निकाल लोगे। असल काम यह है कि तुमने यहाँ पर कौन सा लॉजिकल ऑपरेटर लगाना है, लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू। तो इक्वेशन बनाने का तरीका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तुम लोगों ने सीखा हुआ है, इक्वेशन तुम लोग बना सकते हो। असल काम है लॉजिकल ऑपरेटर कौन सा और किस तरीके से लगाना है। 2 नंबर का सवाल आया था ये पेपर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से तुम्हारे पास एक और रीजन मौजूद है और इस रीजन में भी तुम लोगों ने इनइक्वालिटीज बतानी है। एक इनइक्वालिटी उन्होंने दे दी है कि x इज ग्रेटर देन 2। बाकी 2 इनइक्वालिटीज तुम लोगों ने मालूम करनी है। और उसके बाद शेडेड रीजन R तुम्हारे पास मौजूद है। तुमने इस शेडेड रीजन R के अंदर इंटीग्रल वैल्यूज मालूम करनी है। लाइक ये तुम्हारी एक इंटीग्रल वैल्यू है 3,10, ये तुम्हारी एक इंटीग्रल वैल्यू है 3,8, ये तुम्हारी एक इंटीग्रल वैल्यू है 4,10। ये इंटीग्रल वैल्यू नहीं है। क्यों इंटीग्रल वैल्यू नहीं है? क्योंकि अगर यहाँ पर y की वैल्यू इंटीजर में है तो x की वैल्यू इंटीजर में नहीं है। यू नीड टू बी केयरफुल दिस। ठीक है ना, तो इसको जरा सॉल्व कीजिए। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से तुम्हारे पास इनइक्वालिटी के सवाल आते हैं। तुम्हें पता है कि तुमने तो एक सिंगल इनइक्वालिटी और एक डबल इनइक्वालिटी सॉल्व करो, देखो किस तरीके से सॉल्व होगा। मार्किंग हुई भी है तो ये तुम्हारा एक तरीके का असाइनमेंट भी है। कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर मेंशन करना। एक और तुम्हारे पास सवाल मौजूद है 2y इक्वल्स टू 4 माइनस 3x। तुम्हारे पास एक लाइन पहले से मौजूद है, तुमने बाकी रीजन्स को ड्रॉ करना है। जैसे तुम्हारे पास एक रीजन आ गया y इक्वल्स टू 1/2 इंटू x माइनस 2। तुमने इस लाइन को ड्रॉ करना है। फिर तुमने इन इनइक्वालिटीज को भी ड्रॉ करना है। इनमें से एक इनइक्वालिटी पहले से ड्रॉ हुई है, देख लो। एक इनइक्वालिटी तुमने पार्ट ए में ड्रॉ कर लिया, तुमने सिर्फ ये वाली इनइक्वालिटी ड्रॉ करनी है और उसके बाद उस रीजन r को r से रिप्रेजेंट कर देना है। आगे बढ़ते हैं। चैलेंज योरसेल्फ, एक और सवाल डबल इनइक्वालिटी। दोनों बार तुम लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करो और आंसर निकालो। ठीक है, हेल्प के लिए सॉल्व एग्जाम्पल मौजूद है। यहां पर भी तुम्हारे पास इनइक्वालिटी है, सिंपल क्वेश्चंस है। आई गेस तुम लोगों के लिए इसमें भी कोई परेशानी नहीं होगी। सॉल्व कीजिए, आंसर बताइए क्या है। ठीक है, एंड फाइनली थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने ये वीडियो देखी और आपके क्वेश्चन जो भी कमेंट सेक्शन में आप पूछेंगे उनको एंटरटेन किया जाएगा, लेकिन आपके आंसर्स भी आने चाहिए कमेंट सेक्शन के अंदर। आई बिलीव कि ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, मैं उसको दूसरे तरीके से भी या बेटर तरीके से भी समझा सकूँ।